आपको जान के हैरानी होगी, उधर एक कंपनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, गवर्नमेंट उस सबको बेच रही है। इस मुरीद के में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। हाफिज अब्दुल रऊफ ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे वर्ल्ड मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके नमाज़े जनाजा में इसके साथ पाक आर्मी के ऑफिसर भी शामिल थे। कि वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम बच गए, नहीं तो मुरीद के में जो कुछ भी हुआ था वो एक बहुत बड़ा हमला था। इसी तरीके से मरकज सुभानुल्लाह को लेकर भी जैश की तरफ से बहुत कुछ बातें सामने आई हैं। पाकिस्तान को बहुत, जिसको हम लोग यूपी में सुतैया कहते हैं ना, इनकी सुतैया हुई थी बेंत से। लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद का हलवा बन गया। इनिशियल जो लॉन्च हुई थी मिसाइल्स, वो तो इन्हीं का हलवा बना था। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। तो नेतन्याहू है, उसकी पूरी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान कोई सुलह करवा दी जाए। 2 से 3 दिनों के अंदर वो एक कन्वेंशनल वॉर करेंगे और पाकिस्तान के डिफरेंट एवेन्यूज़ में जाके 50 से 80 किलोमीटर के एरियाज़ को जहाँ जहाँ पर वो कर सकेंगे, कवर कर सकेंगे। तो जिसमें ट्रंप का पिछला दरवाज़ा चूमने की भी आपको पता है, जो खुद उसने कहा, शहबाज शरीफ वगैरह ने। बहरहाल ट्रंप की पॉलिसियों से देखें, सिर्फ अमेरिका नहीं, 14 महीनों में दुनिया में जो बदअमनी हुई इस वक्त मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, आपको पता पूरी दुनिया में बेचैनी है। इजराइल है, ये तुर्की के बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाएगा, और इजराइल जो है ये सऊदी अरब के भी बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सऊदी अरब का कुछ इलाका भी ग्रेटर इजराइल में शामिल करना चाहते हैं। 170 टॉप टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैव बीन क्लोज्ड, और वो सारे ऑर्डर जो हैं वो भारत के पास आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए सिचुएशन देखने वाली ये है कि यहाँ पर ये मौलाना मसूद अजहर का कोई रिलेटिव है। अब ये एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हम जो है ना मुरीद के की मस्जिद में नहीं बैठ सके, क्योंकि वो जो मई महीने में इंडिया ने हमले किए थे उसमें पाकिस्तान की वो मस्जिद जहाँ पर ये लोग बैठा करते थे वो पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो चुकी है। बहुत बड़ा हमला था, और उसका कहना ये भी था कि अल्लाह ने हमें बचा लिया। चलिए ठीक है, आपको बचा लिया, लेकिन कोई तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहे कि भाई पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान के आतंकी, पाकिस्तान के पैनलिस्ट, पाकिस्तान की आम जनता वीडियो फुटेजेस वीडियो पर बोल रहे हैं, न्यूज़ मीडिया में जाकर बोल रहे हैं कि भाई इतने हमले हो गए, लेकिन फिर भी हमने जो ना राफेल गिरा दिए। 2-3 से लेकर शुरू हुआ था, अब 7, 8, 10 तक आ चुका है कि भाई हमने इतने राफेल गिरा दिए, हमने S-400 बर्बाद कर दिया, मतलब कोई प्रूफ के बगैर। और हम सबको पता है कि जब एक मीडिया उसने पूछा कि भाई आपके सोर्सेज क्या है, तो उसने कहा कि ये जो है ना वो सारा का सारा सोशल मीडिया पर है, आप वहाँ से सोर्स ले लीजिए। ऐसे रिस्पॉन्सिबल आंसर होते हैं उनके। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। प्रोफेशन इसलिए है सबसे बड़ा गौरव, क्योंकि हाफिज अब्दुल रऊफ ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे वर्ल्ड मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके नमाज़े जनाजा में इसके साथ पाक आर्मी के ऑफिसर भी शामिल थे। अब ये खुद आज ये कबूल कर रहा है कि जो इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया था वो काफ़ी बड़ा अटैक था। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, दरअसल ये कबूलनामा क्यों आया। आज लश्कर ए तोयबा की एक बड़ी मीटिंग चल रही है सुबह से, और अभी इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त भी वो मीटिंग मुरीदके में जारी है, जिसमें हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद मौजूद है, हाफिज अब्दुल रऊफ मौजूद है, उसके अलावा सैफुल्लाह कसूरी मौजूद है। और वहां पर इस मीटिंग का मकसद क्या है, इस मीटिंग का मकसद क्या है, और इससे भारत को क्यों सचेत रहने की, अलर्ट रहने की आवश्यकता है अरविंद?
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से दो बड़ी आतंकी तंजीमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा को झटका लगा है और जो उसके जिहादी हैं वो बैकफुट पर आ गए, उसके बाद उनको मोटिवेट करने के लिए लगातार ये मीटिंग चल रही है और जो एजेंसीज हैं वो लगातार इसको मॉनिटर भी कर रही हैं और जाहिर सी बात है एक बड़ी प्लानिंग की कोशिश है, एक बड़े अटैक की प्लानिंग की कोशिश है। तुर्की में और इराक में और शाम में हो रहा है, इसके बहुत से लिंक्स बनते हैं जो पाकिस्तान में बहुत से जो लोग गड़बड़ फैलाने की कोशिश करते हैं उनके साथ बहुत से लिंक्स बनते हैं। तो इस वक्त कोशिश ये लग रही है कि जो नेतन्याहू है वो पूरी कोशिश करेगा कि अक्टूबर 2026 से पहले ईरान में रजीम चेंज हो जाए और इसके लिए उसको एक सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत हासिल है। तो ये जो 2026 का साल है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है और अगर खुदा न खास्ता ईरान में रजीम चेंज हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या होगा? ख़तरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, ख़तरा जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बढ़ जाएगा और उस मिडिल ईस्ट में जिन ममालिक के लिए ख़तरा बढ़ेगा उसमें वो ममालिक ज़्यादा ख़तरे का निशाना बनेंगे जिनको कि ग्रेटर इज़राइल का जो नक्शा है उसमें नेतन्याहू ने शामिल किया हुआ है। ये कौन से ममालिक हैं? इसमें जी शाम है, उर्दन है, मिस्र है, इराक है, सऊदी अरब है, कुछ इलाका तुर्की का भी है। तो ये जो ग्रेटर इज़राइल की जो साजिश है और इस साजिश को समझने के लिए आप ग्रेटर इज़राइल का मैप देखें, पहले भी मैंने आपको दिखाया था, तो आप देखेंगे तो अगर ये ग्रेटर इज़राइल खुदा न ख्वास्ता बन जाता है तो जो इज़राइल है ये तुर्की के बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाएगा और इज़राइल जो है ये सऊदी अरब के भी बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा क्योंकि ये सऊदी अरब का कुछ इलाका भी ग्रेटर इज़राइल में शामिल करना चाहते हैं, मिस्र के भी अंदर घुस जाएगा। तो बहुत से जो अहम ममालिक हैं, अहम अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो सलामती है उसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा वो ये है कि इज़राइल जो है इसका सबसे बड़ा इत्तेहादी जो है वो भारत है। तो इस वक्त आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है भारत और अमेरिका में, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेतन्याहू है उसकी पूरी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान कोई सुलह करवा दी जाए, कोई मुफाहमत करवा दी जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह हुआ कि इनको बुरी तरीके से ठोका गया। इनको फतेह तो मिली लेकिन टिकटॉक पे, इनको जमीन पर फतेह नहीं मिली। और असली चीज ये लोग जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। इनके कपड़े फट गए। आसिम मुनीर और उसकी पूरी टीम के कपड़े फाड़ दिए बुरी तरीके से। ये कुछ भी बोले कि हम जीत गए हैं और ये कार देते हैं और वो कार देते, ये सब जितना भी बोले लाहौरी एक्सेंट में, फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान को बहुत, जिसको हम लोग यूपी में सुतैया कहते हैं ना, इनकी सुतैया हुई थी बेंत से, ठंड में, दुखारन काका से। हाँ, दुखारन काका से इनकी सुतैया हुई थी बहुत बुरी तरीके से। ये बैठ नहीं पा रहे, अंग विशेष पे सुतैया हुई थी। अब हुआ यह है कि लश्कर और जैश को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्रोड्यूसर सर, लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद का हलवा बन गया। इनिशियल जो लॉन्च हुई थी मिसाइल्स वो तो इन्हीं का हलवा बना था, ठीक है। अब जब इनका हलवा बना, इनके बिल्कुल जो भी थे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह कर दिया, तो इनको लगा कि पाकिस्तानी फौज सपोर्ट करेगी। पाकिस्तानी फौज ने बोला कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है, सपोर्ट हम आवाम को नहीं करते, तुम्हें क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की मौजूदा रजीम का सबसे बड़ा सपोर्टर है, इसीलिए उसके बारे में मालूमात, खबरें अहम होती हैं कि असल गुरु कमज़ोर हो तो फिर नीचे गुर्गे वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। ट्रंप ने अमेरिका का वो हाल किया जो पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त। वहाँ ये एक तो इलेक्शन से ट्रंप भी भाग रहे हैं इनकी तरह, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हमें इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, आईनी तौर पर ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन उसे खतरा है कि नवंबर में डेमोक्रेट्स पार्टी जीत गई, जो नज़र आ रहा है कि वो जीत जाएंगे, तो इसका मुआवजा इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद जाहिर है फिर हालात वही होते हैं। अब हर एक को तो कानूनी ताहयात इस्तिस्ना तो नहीं मिलता, अमेरिका में तो मिलते ही नहीं वैसे भी। और ट्रंप के हालात इतने बिगड़ गए कि ये मार्शल लॉ वाला जो मैंने आपको बताया, ये मिनेसोटा जिनकी रियासत है, वहाँ बदमनी के हालात इस लेवल पर हैं कि ट्रंप ने खुद ट्वीट की कि मैं इंसरेक्शन एक्ट नाफिज करने जा रहा हूँ। अब पहले $28 अरब का एक इदारा आइस बनाया गया, लेकिन हालात
कंट्रोल से बाहर। अब इंसरेक्शन एक्ट के तहत अमरीकी फ़ौज को पुलिस जैसे इख्तियार दे के इमरजेंसी या मार्शल लॉ की सूरत वहाँ बगावत और शदीद बदअमनी का खतरा है। ट्रंप खुद ट्वीट करके कह रहा है कि इस रियासत के सियासतदान भी करप्ट हैं, फितना अंगेज हैं, जैसे मरियम नवाज अक्सर कहती नजर आती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जैसे गवर्नर आज की धमकियाँ आती हैं, क्योंकि अब ताकत के जरिए ही कंट्रोल है, क्योंकि जब मकबूलियत खत्म हो जाए तो फिर ऐसे ही इकदाम करने पड़ते हैं। और ट्रंप के बारे में तो आप जानते हैं कि वो चापलूसी, खुदनुमाई ये से बहुत पसंद है। ये नोबल इनाम कितना बड़ा मामला था, उसकी दुखती रग थी। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मरियम नवाज, माफ़ कीजिएगा मरियम नवाज कहाँ से आ गई, मरिया मचोडो, ये अपनी सदारत पक्की करने व्हाइट हाउस पहुंच गई। और ट्रंप को देखे कि नोबल इनाम उसे कंपनी से नहीं मिला, ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, लेकिन वो तस्वीर बना के उसे लेके खुश हो रहा है। वजह एक स्याह फार्म बराक ओबामा को मिला और सफ़ेद फार्म ट्रंप को ना मिले, ये तो जिद है। ईरान बेसिकली पाकिस्तान को ये नहीं बोल रहा कि तुम हमारे दुश्मन हो, वो ये बोल रहा है कि यार देखो ऐसा है, हमको पता है आपके पास जो भी इश्यूज हैं और आप यूएस के टट्टू हो, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस गो। तो आप अगर कोवर्टली कुछ कर रहे हैं तो उसका जवाब हमारी तरफ से भी कोवर्टली जरूर आएगा। इफ आई वाज एनीबडी, आज के बाद मैं एक्चुअली खुर्रम पाराचिनार रीजन के अंदर काफी एक वॉच रखूंगा, वेयर आई वांट टू काइंड ऑफ फोकस ऑन द फैक्ट कि भाई कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उड़ेगा। बिकॉज उस रीजन के अंदर ईरान के काफी सारे शिया ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, जहां पर इनकी वहां पर लोकल फाइट्स होती हैं, और खुर्रम के अंदर जब कोई फाइट होती है 250-300 बंदे नॉर्मली में उड़ा देते हैं वो। दे द गेम इज दैट हार्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो मैं इस पे काफी नजर रखूंगा, एंड मैं ऑल्सो इसमें नजर रखूंगा कि भाई बलोच इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि डज ईरान डू अ डील विद द बलोच सिटिंग इनसाइड पाकिस्तान की बेटा यार ऐसा है, तुम इनको ठोको, डोंट वरी अबाउट इट। ना पाकिस्तान ने अपने आप को एक डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि देखिए अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो इजराइल और यूएसए इस टाइम पे जो बलोच ग्रुप्स ईरान के अंदर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आप ये काम करो, हम आपको अपना रीजन दे देंगे। तो जो लेटेस्ट कंटेनमेंट ऑफ ईरान की पॉलिसी है उसके हिसाब से कर्ड्स को बोला जा रहा है भैया दूसरी तरफ से नॉर्थ वेस्ट में आप कुछ करिए, अजेरीज को बोला जा रहा है उस तरफ से कुछ करिए, इस तरफ से भैया बोला जा रहा है इराकीज को कुछ करिए। जो एथनिक लाइंस पे ईरान डिवाइडेड है उसके अंदर ये एथनिसिटीज को काफी एक एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है टू क्रिएट दैट केओस विद इन ईरान। लेकिन वो सब तो छोड़ दीजिए, वहां पर कर्दिस्तान तो वैसे भी हालत उसकी खराब है, इराक इज ब्लडी डाउन इन द डंप, अजरबैजान को थोड़ा बहुत एरिया मिल भी जाए तो फेयर इनफ। बट यहाँ पर इस तरफ जो एक सिचुएशन है जहां पर बलूचिस्तान का एक सवाल बाहर निकलता है। लेट मी जस्ट से दिस, अगर ईरान का ये कुछ ब्रेकअप होता है और बलूचिस्तान आता है, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान वहां पर भी ज्वाइन करेगा, एंड दे वोंट बी एनी बलूचिस्तान लेफ्ट इन पाकिस्तान। और जिस तरह से ना बलोचों ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी शुरू करी हैं, वेयर दे हैव स्टार्टेड हिटिंग सिटीज एंड दिस एंड दैट अगेन, तो ये हमको बड़ा दिखता है कि एक गैप था बलोच के ये एक्टिविटीज में, और ये जब ये पूरा कचरा हुआ इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। सो वाज देयर अ बैक एंडिंग डीलिंग बिटवीन द बलोच एंड ये जो अमेरिकन या इजरायली फोर्सेस के साथ कुछ बैक एंडिंग डीलिंग है कि नहीं है? ऑफ कोर्स इट इज बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से, बिकॉज ये चीजें कभी बाहर कभी आएंगी नहीं। तो देखिए एक बड़ी क्लियर चीज है हमको समझ में आनी चाहिए कि दिस इज नाउ ऑन। अगर ईरान का फॉल्ट लाइन एक्टिवेट होता है उससे पाकिस्तान का फॉल्ट लाइन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। नाउ यूएस के ट्रूप्स इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर हैं। व्हाट आर यूएस ट्रूप्स डूइंग इनसाइड अमेरिका? भैया यूएस ट्रूप्स आर डूइंग, क्या कर रहे हैं भाई? काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग। सो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में इन लोगों ने फोटो भी डाली है। व्हाई आर दे डूइंग दैट? दैट इज अ ग्रेट वे टू कवर योर प्रेजेंस, कि आप किसी देश के अंदर हैं और आपको पता है कि जो आपकी उस देश के आसपास जो देश हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी देख रही हैं, फोकस कर रही होंगी कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यू विल काइंड ऑफ ट्राई एंड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग कि हाँ जी एक कवर स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। और यही चीज हमने देखी बांग्लादेश के अंदर जब इनके इतने सारे ठुके थे। तो जब से ये पाकिस्तान का स्टैंड सामने आया कि हमने अपनी फौज को, हमास को डिसआर्म करने के लिए गजा नहीं भेजना, तो तब से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बढ़ गई हैं। और इजराइल और इंडिया मिलकर क्या करना चाहते हैं? इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है इसके खिलाफ कोई साजिश करना चाहते हैं। और इन दोनों ममालिक की पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ जो कोलैबोरेशन है ये अब से नहीं है, ये 1981-82 से चल रही है। जब इजराइल ने इराक की एटमी तनसीबात पर हमला किया था, उसी ज़माने में इजराइल जो है वो इंडिया के रास्ते से पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर भी हमला करना चाहता था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने साजिश को नाकाम बना दिया था।
तो ये जो सारी सूरत हाल है ये बतौर पाकिस्तानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, हमें ये सोचने की दावत देती है कि हमने ये जो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, एक बैनुल-अक़वामी साजिश है जो कि इस वक्त अभी तो ईरान में चल रही है, लेकिन उसका निशाना सिर्फ अगले मरहले में पाकिस्तान नहीं बनेगा। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, उर्दन, शाम, इराक समेत बहुत से मुस्लिम ममालिक उस साजिश का निशाना बन सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा है जिसका कि नेतन्याहू खुल्लम खुला जिक्र करता है, उसका ऐलान करता है, ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा जो है वो पूरे आलमे इस्लाम तमाम मुस्लिम ममालिक पर एक फ़ौजी और मुआशी बरतरी कायम करना है। ये है ग्रेटर इज़राइल का असल मकसद। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो कुछ भी ईरान में हो रहा है ये बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ ईरान में हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ ईरान में नहीं हो रहा। ये जो ईरान में इज़राइल और ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जीतने और हारने वालों के जो स्टेक्स हैं वो बहुत बड़े हैं। खुदा न ख्वास्ता इस लड़ाई में अगर ईरान की साइड जो है वो लूज़ कर जाती है, वो हार जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। तो इन दैट सेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार रात एक शादी समारोह में उस वक्त भयावह त्रासदी हुई जब वहां हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 10 के आसपास गंभीर रूप से जख्मी हुए। बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया की एक जिस किस्म की सिचुएशन है, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन एड फॉर वेपन्स। वेपन्स आपके जो है ना, जहाज वहाज ये वो, एक्सेप्ट फॉर द रीसेंट चाइनीज एक्विजिशंस, आपकी सारी जो फौज है, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, दे डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न वेपन्स। तो ये हिपोक्रेसी पाकिस्तानी स्टेट की जो है वो कहते हैं ना कि खुलेआम पूरी दुनिया के सामने जो है वो सामने आ गई है। भारत का एक इन्फ्लुएंस तो है यूएई में, लेकिन मेरा अपना भी ख्याल अभी तक ये है कि शायद भारत ने तो ये कोशिश की है कि जो उनके तेजस नहीं है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, वो दे दें उनको। सब इत्तेहादी इजराइल का इंडिया वो सिर्फ अभी तक देख ही रहा है सारे मामलात को, वो क्यों शामिल नहीं हुए इसमें बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत के बावजूद? इंडिया के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल प्यार चल रहा है ना आजकल। अमेरिका पाकिस्तान को जो भी कहेगा, पाकिस्तान सब कुछ करने को तैयार है। वो चाहे आप उनको बलूचिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स है, खैबर पख्तूनख्वा में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के जनरल की शादी थी और यहाँ पर हर काम बीएलए कैसे कर सकता है? टीटीपी तो यहाँ पर कुछ काम करेगी और टीटीपी ने यहाँ पर धमाके करवा के ये सारी चीज़ें नेस्तो नाबूद कर दी। देखिए, ये जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वॉर शुरू हुई थी ना, उसके बाद टीटीपी को तो मज़े आ गए थे, क्योंकि तब तक क्या था कि उसको एक लिमिट में रहकर सब कुछ करना था। और फिर क्योंकि उसकी जो कंप्लेन करता था ना पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान को करता था। अब किसको कंप्लेन करेगा? तो टीटीपी के तो मज़े आ गए और उसमें पाकिस्तान के एक जनरल की शादी थी, उसको उड़ा दिया गया पूरी तरीके से। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इतना सब कुछ सामने होते हुए भी, आंखों के सामने होते हुए भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। अब किस टाइप की आर्मी पाकिस्तानी की जनता को, मतलब किस तरीके से ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं और ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे कि भाई आप इतना सारा बजट, इतनी सारी आर्मी, आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार रात एक शादी समारोह में उस वक्त भयावह त्रासदी हुई जब वहां हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 10 के आसपास गंभीर रूप से जख्मी हुए। यह घटना पेशावर से सटे डेरा इस्माइल खान जिले में हुई, जहां शांति समिति के सदस्य नूर आलम महसूद के घर पर शादी का जश्न मनाया जा रहा था।
खुशियों, संगीत और नाच गाने से भरे माहौल में अचानक हुए इस विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया और कुछ ही पलों में जश्न मातम में बदल गया। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शादी समारोह पूरी रौनक पर था। मेहमान पारंपरिक संगीत पर डांस कर रहे थे और माहौल बेहद खुशनुमा था। इसी दौरान एक व्यक्ति जो पहले से समारोह में मौजूद था, भीड़ के बीच पहुंचा और उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि जिस कमरे में समारोह चल रहा था उसकी छत भर-भरा कर नीचे गिर गई। चारों ओर धूल और धुएं का गुबार फैल गया। लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। डेरा इस्माइल खान जिले के जिला पुलिस अधिकारी सज्जाद अहमद साहिबजादा ने घटना की पुष्टि करते हुए ये बताया कि ये एक आत्मघाती हमला था। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से ये साफ है कि हमलावर ने जानबूझकर शादी समारोह को निशाना बनाया। पुलिस के अनुसार हमलावर मेहमानों के बीच सामान्य रूप से मौजूद था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने विस्फोट कर दिया। इस हमले में मारे गए और घायल हुए सभी लोग आम नागरिक थे जो शादी में शरीक होने पहुंचे थे। विस्फोट के बाद हालात और भी गंभीर हो गए क्योंकि छत गिरने से कई लोग मलबे के नीचे दब गए। भारी पत्थरों और टूटे हुए ढांचे के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कत आई। स्थानीय लोग अपने स्तर पर मलबा हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संसाधनों की कमी और अंधेरे के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग अपने प्रियजनों को आवाज देकर ढूंढते रहे, लेकिन धूल और शोर के बीच किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और रेस्क्यू टीमें हरकत में आई। रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने यह बताया कि मौके पर तुरंत 7 एम्बुलेंस, एक तरफ फायर ब्रिगेड और एक डिजास्टर रिस्पांस वाहन भेजा गया। रेस्क्यू कर्मियों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की। वेपन्स आपके जो है ना, जहाज वहाज ये वो, एक्सेप्ट फॉर द रीसेंट चाइनीज एक्विजिशंस, आपकी सारी जो फौज है, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, दे डिपेंडेड ऑन वेस्टर्न वेपन्स और स्पेस। नंबर 2 कि IMF वो तो बिल्कुल वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है। अगर और वर्ल्ड बैंक और ये सब जो इदारे हैं, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ कर देते हैं तो आपको कट ऑफ कर देगा वो। और तीसरी चीज़ ये, अगर आप नाराज़ कर देते हैं तो आपके ऊपर टैरिफ लगा देगा। आप इस वक्त टोटली डिपेंडेंट हैं ऑन एक्सपोर्ट्स। और अगर एक्सपोर्ट्स आपके अमेरिका में गिर जाते हैं या कम हो जाते हैं, ऑलरेडी आपका इतना मसले बने हुए हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज के, तो आपका तो और भी रुपया कमज़ोर हो जाएगा और भी यहाँ इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, डॉलर नहीं मिलेगा एंड सो ऑन। तो आई थिंक हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक, मगर ये क्योंकि प्रैग्मेटिक होना पड़ता है, इमोशनल नहीं होना पड़ता। तो प्रैग्मेटिक का यही था कि भाई ठीक है फिर, मगर इन्होंने ये बात बड़ी अच्छी की है कि सबको साथ ले लिया है। सबको कहा है कि टर्की को, सबको कहा कि ये आप इकट्ठे हो जाएं। इंडोनेशिया को भी साथ ले लिया, वो भी आए थे, आपको याद होगा। और ये भी मैंने भी पिछले दफ़ा यही कहा था कि ये यही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, सारी मुस्लिम कंट्रीज की नुमाइंदगी हो। तो ये इसलिए आई थिंक कि इन्होंने ये बहुत अच्छा किया पाकिस्तान की हुकूमत ने कि सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और सब ने एक ही फैसला किया है। ये नहीं कि वो अलग फैसला करता है, ये अलग करता है, वो अलग करता है। और इशारा भी यही किया है कि हम सब इकट्ठे हैं, हम एज अ ब्लॉक आए हैं। कल को कोई मसला बनता है और निकलना भी पड़ा तो एज अ ब्लॉक निकल सकते हैं। गवर्नमेंट का ये गलती है, अगर गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो। फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। और पुर्तगाल में जो आतंकी है, पाकिस्तान ISI की शह पे जो काम करता है, शहजाद भट्टी, उस पर हमला का दावा किया गया है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? शहजाद भट्टी की इस हमले में मौत हुई है तो जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती। तो ऐसे में वो 3-4 कंट्री लगातार बदल चुका है, एजेंसी लगातार उसको ट्रैक करेगी। आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। थोड़े टाइम के बाद जब भारत में इसके ऊपर आवाज उठी, आर्टिकल डिलीट कर दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। शहजाद भट्टी गुरदासपुर और हिसार ग्रेनेड हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड है।
सोशल मीडिया से भारतीय युवाओं को पैसे और गैंगस्टर लाइफ का लालच देकर इसने भर्ती कराया। और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए। जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए। अगर कुर्बानी दे हमारे एटम बम यहाँ इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं। अच्छा। अगर नहीं तो फिर ट्रेड करें, सारा कुछ करें, उनके साथ मुआहदात करें और अपनी जो गुर्बत का खात्मा करें, ना कि हर तरफ कशकोल लेके। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पुर्तगाल मतलब पोर्टुगल के अंदर आईएसआई का एक आतंकी की जो आईएसआई की इशारे पर नाचता था, जिसका नाम था शहजाद भट्टी, उसको यहाँ पर ठोक दिया गया। और उसकी बात यहाँ पर हो रही कि भाई आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है कि इंडिया के जो दुश्मन है वो बारी बारी ठोके जा रहे हैं। देखिए, वो जो इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ था ना, कंधार वाला, उसमें एक बंदा था, उसने फिर अपनी आइडेंटिटी चेंज करके किसी फर्नीचर शॉप बना ली थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो उसको 20-25 साल के बाद, मतलब कि 2000, हमने ये जो अज्ञात हमलावर वाली चीज़ है वो तो पिछले 3-4 सालों से चल रही है। तो उसको ढूंढा और ढूंढने के बाद उसको ऐसे मारा है कि पूरे पाकिस्तान को पता चले, जनता को लगे कि नॉर्मल है, पाकिस्तान की जनता को कि भाई कोई मार के चला गया। लेकिन पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी, उसकी गवर्नमेंट को पता चले कि देखिए ये रौद दिखा रही है आपको कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान के अंदर भी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। हम तो जी बड़े मासूम लोग हैं और हम तो इस बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। इस किस्म की बातें जो हर बार एक ही स्टेटमेंट हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हम तो बड़े अमन से रहना चाहते हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? अगर पाकिस्तान वाकई में समझता है कि तमाम चीजें देखने के बाद इस तरह के लोगों की जो स्पीच चल रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर और धड़ाधड़ शेयर की जा रही है, अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो तहरीक लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैश ए मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस हो, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में, इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है, वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है। और ये एग्जाम्पल हमने देखा कि लास्ट टाइम टीएलपी तहरीक लब्बैक जो है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हर वक्त लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको भी
ये इजाजत दी गई थी कि हाँ जी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि FATF के टाइम पर IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह की कई जगह पे जब फंडिंग की बात आती है तो पाकिस्तान फौरन ये कह देता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, हम तो खुद विक्टिम हैं। खुद विक्टिम तो आप होंगे ही, जो सुसाइड बॉम्बर जाता है और वो अपने आप को उड़ाता है तो वो खुद भी तो मर जाता है, तो अब क्या उठकर ये कहेगा कि जी देखो जी मैं तो खुद विक्टिम हूं और आप मुझे कह रहे हो कि जी मैंने लोगों की जान ले ली। तो जाहिर है जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए और वो ये समझे कि हाँ जी पाकिस्तान में तो खुद क्योंकि टेररिज्म हो रही है तो ये तो खुद विक्टिम है। वो टेररिज्म इसलिए हो रही है कि हमने उस टेररिज्म को सपोर्ट किया, सालों साल हम सपोर्ट करते रहे और आज तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 30 साल तक मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया। हाँ ये हमारी गलती थी जी, हमें अमेरिका की वजह से करना पड़ा। अमेरिका की वजह से नहीं करना पड़ा सर, आपको डॉलर्स की वजह से करना पड़ा। आप लोग पैसा ले रहे थे और आप यहाँ पे मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे। आप अफगानिस्तान के टाइम पर भी आप अमेरिका का साथ दे रहे थे और अब आप कहते हैं जी अफगानिस्तान वाले तो हमारे भाई हैं। अफगानिस्तान वालों को पहले तो शायद समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, उनको समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान स्पेस दे रहा है और यहाँ से जो ड्रोन अटैक्स उनके सर के ऊपर किए जा रहे हैं उसमें मददगार या उसमें जो मदद की जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये बात कब तक छुपी रह सकती थी? कुछ दिन के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अफगानिस्तान के लोगों को समझ में आ गया और आज अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों की या कह लीजिए पाकिस्तान की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। वो जाकर शाबाशी दे रहे हैं, वो जाकर अफसोस जता रहे हैं भारत के साथ, जहां पर के अभी रिसेंटली कश्मीर में अटैक हुआ लेकिन उन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है जहां पे भारत ने अटैक किया। और यहां तक पाकिस्तान के हालात को पहुंचाने में डेफिनेटली पाकिस्तान की स्टेट का हाथ है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का हाथ है, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जितने लोग हैं ये पॉलिटिशियंस वगैरह या कह लीजिए जो एजेंसीज, फोर्सेस, सब मिलजुल कर पाकिस्तान को इन्होंने इस जगह पे ला दिया है कि ना तो पाकिस्तान के पास पैसा है, ना तो पाकिस्तान के पास कोई इज्जत रह गई है। और अब जो कुछ भारत ने किया, एक तरफ तो आप भारत को गलत साबित करने पे लगे